नमस्कार, खबर उत्तर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यवसायी संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और समस्त जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का 100% सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया। और वहीं सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर चारधाम यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और अभी तक 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया करा रही है। बता दें कि तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त सुविधा और यात्रियों के ठहरने और खाने पीने को लेकर भी बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। सीएम धामी ने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता के लिए चारधाम यात्रा बहुत व्यवस्थित तरीके से चले ताकि आने वाले लोग अच्छा संदेश और अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उधर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद देहरादून मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतदान के लिए कुल 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा में कुल 90,540 मतदाता हैं, जिसमें कि 44,765 पुरुष जबकि 45,775 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और पुष्टि की। मतदान की तैयारियों को लेकर ये जानकारी साझा की गई है। केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर साझा की। नब्बे 90,540 कुल मतदाता हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें से 44,765 पुरुष मतदाता हैं, 45,775 महिला मतदाता हैं। 44,765 पुरुष मतदाता, 45,775 महिला मतदाता होंगे। बूथ संख्या जो है वो 173 पोलिंग स्टेशन पूरी विधानसभा में तैयार किया जाएगा और 166 पोलिंग स्टेशन की जो पोलिंग पार्टियां होंगी एक दिन पहले रवाना होंगी और बचे हुए 7 पोलिंग पार्टी के पोलिंग स्टेशन की पोलिंग पार्टियां 2 दिन पहले रवाना की जाएंगी। उधर हरिद्वार को शिक्षा का हब बनाने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सांसद निधि को शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र के स्कूलों की शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सांसद निधि का जो पैसा है उसका कैसे सदुपयोग किया जाए और वो जनता को दिखे, ये हमारी कोशिश है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का निर्णय, जिसमें कि सांसद निधि का जो पैसा है वो शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके।
ऐसा है कि 5 सालों में लगभग 25 करोड़ रुपए हमको सांसद निधि मिलेगी और उसमें से 90 लाख रुपए तो जीएसटी चला जाता है पर ईयर, तो लगभग 20-22 करोड़ रुपया हमारे पास रहेगा। तो मेरी जो प्राथमिकता है वो शिक्षा है कि हम जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों की। उधर उत्तराखंड के लिए सशक्त भू कानून और मूल निवासी की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बता दें कि कोटद्वार में यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए यहां की जमीनों को उद्योगपतियों के आगे गिरवी रख दिया है, लिहाजा इस राज्य को बचाने के लिए फिर से बड़े आंदोलन की जरूरत है। अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री आवास पर पूरी पार्टी कूच करेगी और इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने सभी विचारधाराओं वाले, समान विचारधारा वाले जो संगठन है या क्षेत्रीय संगठन है, सामाजिक संगठन है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिक संगठन है, एनजीओ हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, महिलाओं का संगठन है, विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, उन सबसे निवेदन किया है कि इस रैली में आए। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर लंबे समय से बीमार चल रहे और किसी बड़े कारण से स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। और इस बात को लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में 50 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक और कार्मिकों को सेवा से जो है अभिलेख देखे जा रहे हैं और उनकी कार्यक्षमता का आकलन किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त को अंतिम रूप दिया जाएगा। उच्च स्तर से जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, सभी जो हमारे मंडलीय अपर निदेशक हैं, उनको निर्देश पत्र भेजे जा चुके हैं कार्रवाई के लिए। और मंडल स्तर पर, चूंकि मंडल स्तर पर एलटी के नियुक्त प्राधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होते हैं और मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता के जो नियुक्त प्राधिकारी हैं वो अपर निदेशक मुख्यालय निदेशालय हैं, तो उनके स्तर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो 50 वर्ष से ऊपर के। उधर उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। इसको लेकर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने कहा कि विगत एक सप्ताह से यात्रा तेजी के साथ बढ़ी है। इस वर्ष मानसून अधिक होने की वजह से कई बार यात्रा बाधित हुई, लेकिन अब चारों धामों की यात्रा दुरुस्त हो गई है और भारी तादाद में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के स्तर और बद्री केदार समिति की ओर से श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुगम हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, विगत एक सप्ताह से जो हमारी यात्रा है बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है और धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफी वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण से मार्ग बाधित हुए थे, खास करके जैसे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेजी के साथ में जो राहत और पुनर्वास के पुनर्स्थापना के कार्य संचालित किए गए, उसके कारण व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू कर दी गई थी।
और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी के चमोली जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी के ऊपर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम से पैसे की बात जगजाहिर होने पर कहा कि प्रदेश सरकार का प्रत्येक मंत्री और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आए दिन उनके मंत्री, अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में और आपराधिक मामलों में सुर्खियों में बने रहते हैं। और आज जिस तरीके से चमोली के बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी पर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर सत्ता का अहंकार चढ़ा हुआ है, प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है। और अब अभी तक तो मंत्रियों के नाम ही भ्रष्टाचार में आ रहे थे, तमाम जो है अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार में आ रहे थे। भाजपा संगठन के लोग भी जो है भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लिप्त पाए जा रहे हैं, और पेपर लीक प्रकरण में जिस तरीके से भाजपा से जुड़े लोगों का नाम सामने आया था, उसके बाद भी भाजपा संगठन ने कोई सबक नहीं सीखा। और अब जिस तरीके से चमोली में ये आरोप लगे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आरोप बहुत गंभीर है और चिंताजनक है, और निश्चित तौर पर ये सिलसिला रुकना चाहिए। और सत्ता के दम पर जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, निश्चित तौर पर ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए भी उधर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित सभागार में बैठक की और इसके संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किन्हीं कारणों से इनमें रुकावट चल रही थी, लेकिन आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि बीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 25,972 स्वीकृति आवास में से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य हर गरीब को छत देना और समय पर उनको लाभ पहुंचाना है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी ये योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको शुरू नहीं कर पाए थे। और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो बीएलसी योजना है, जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी, और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे है। ऐसी एएचपी जिसकी 20 परियोजना हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृति थे, जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो गए। खबर जसपुर से है, जहां बंदरों के आतंक से जनता काफी परेशान है। ग्रामीण लगातार वन विभाग से बंदरों के आतंक से निजात पाने की गुहार लगा रहे हैं। बंदरों के आतंक से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। इससे निजात पाने के लिए मालपुरी के पूर्व ग्राम प्रधान ने अपना निजी पिंजरा बनाकर आतंकी बंदरों को पिंजरे में कैद कर वन विभाग को सूचना देकर उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। पतरामपुर रोड पे है और यहाँ पे बंदरों का देखा जाए तो बहुत ज्यादा आतंक है। हमने कई बार कंप्लेन भी करी है। उसके बाद में अभी भी कम से कम 25, 30 या 50 बंदर लगा लीजिए, जो कि हमारे प्रतिदिन गांव में आते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये परेशान करते हैं। और अब ये फसलवाड़ी है, हमारे यहाँ पर जो सब्जी लगती है हम वो नहीं लगा सकते हैं। और कई बार इसको चीज को लेके छोटे बच्चे और सभी घर वाले, सभी गाँव वाले बहुत परेशान हैं। और आज हमने ये भी देखा है कि हम बार बार ये जंगलात का जो पिंजरा होता है हमें मंगवाना पड़ता है, और हमने ये खुद का ये पिंजरा बनवाया है ताकि ये बार बार उनको परेशान ना करे। अभी कुछ देर पहले हमारे बंदर हमने पिंजरा लगाया था, तो जो कि पकड़ में आया, तो फिर जंगलात वालों को फोन करके हमने बुलाया। और उधर खट्टीमा तहसील परिसर में विधायक गोपाल सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में वंचित बाढ़ प्रभावितों ने पहुंचकर
तहसील का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया और तत्काल राहत राशि का चेक देने की मांग की है। आपको बता दें कि वहीं विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि बीते जुलाई माह में आई भीषण आपदा से खटीमा नगर और आसपास के विभिन्न गांवों का भारी नुकसान हुआ था। बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की राशि दी थी, जो प्रशासन ने अपात्रों को बांट दी और पात्र वंचित रह गए। विधायक राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि 10 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जुलाई 7-8 जुलाई 6-7 जुलाई को भीषण बाढ़ आई थी और हमारे खटीमा नगर जो है पूरा का पूरा जलमग्न हो गया था और पकरिया हो गया, बुरेली, चाला और आपके भुररिया, भूसी महुअट, ये गांव ऐसे थे जिससे पानी निकल के गया और इस्लाम नगर, पूरा खटीमा नगर, हमाऊं, ये सब का जलमग्न हो गया था। 3-3 फीट 4-4 फीट पानी घरों में घुस गया था। सारा राशन, सारा पानी, सारा राशन आदि जो खाने का सामान था, बिस्तर, ये सब भीग गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है 10 करोड़ रुपया भेजा और 10 करोड़ कहाँ गया, कैसे बटा, जो वास्तव में पात्र थे वो रह गए। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में महिला कांग्रेस की नेताओं की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार करने की बात कही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अभी तक पार्टी में कोई ऐसी महिला दावेदार सामने नहीं आई है जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। पार्टी की ओर से जिसे भी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा, उसके पक्ष में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। महिला कांग्रेस की जो टीम है, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हम सब लोग, मैं और मेरी पूरी टीम, पूरे महीने जब तक कि इलेक्शन होगा उस दिन तक हम लोग वहां पे घर घर जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे इस प्रदेश में, जैसे महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लंबे समय से केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी मंथन चल रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव 20 नवंबर को होना है और 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को पार्टी भले ही राजनीतिक से अलग बताती रही हो, लेकिन ये यात्रा राजनीतिक ही थी, जिसे खुद कांग्रेस की प्रवक्ता ने स्वीकार किया है और कहा कि उनकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। वहीं उपचुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी भी हरकत में आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक पार्टी और संगठन दोनों ही चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आएगा तो चुनाव की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है और तमाम सभी कार्यकर्ता आज केदारनाथ की सीट पर लगा है। तमाम हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है और बाकी और चीजें, हमारा संगठन वहां काम कर रहा है, बूथ कमेटियां हमारी वहां तैयार है। तो केदारनाथ सीट को जीतने के लिए तमाम पूरी जो संगठन की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में वहां पर कार्य किए जा रहे हैं और सरकार भी वहां पर बहुत अच्छे तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम करे। और केदार घाटी को बहुत लंबे समय से हमें इस घड़ी का इंतजार था। केदारनाथ उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और हमारी तैयारी तो आज नहीं, कई महीनों से चल रही है। आपने देखा कि किस तरह की बृहद प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निकाली गई और अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद हमें स्थानीय जनता का उसमें प्राप्त हुआ। हमने वहां का माहौल देखा, माहौल कांग्रेस के अनुकूल था और अभी भी है। और अब जो ऑब्जर्वर हमारे पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही अनुभवी चेहरे हैं, ऊर्जावान और युवा चेहरे हैं। माननीय भुवन कापली जी और वीरेंद्र जाति जी लाभान्वित होगी उत्तराखंड कांग्रेस भी, और केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस को बहुत फायदा इसका मिलने वाला है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा भी कर दिया है।
लगातार जिस तरीके से केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो है असमंजस की स्थिति थी, लेकिन उस पर जो है चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी है और अपनी उपचुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस जहां एक और बीजेपी पर केदारनाथ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की और 58 साल देश के सांप्रदायिक रूप में बांटा है। रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा से ही अपने वोट बैंक की चिंता रही है और इसलिए कांग्रेस ने देश के गरीब वर्ग को कभी पढ़ने नहीं दिया, जिससे हमारा देश पिछड़ा हुआ है। ऐसा ये बात वो बोल रही है जिन्होंने अब तक ये काम किया है, तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेस ने किया क्या इतने सालों में? 57-58 साल क्या किया उन्होंने? समाज को तोड़ा, समाज को बांटने का काम किया, देश के टुकड़े कराने का काम किया और आम गरीब को उठने नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन पढ़ लिख जाएगा तो मेरे वोट से चला जाएगा। केवल वोट बैंक की केवल चिंता, उसको और सत्ता, दो चीजें कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर, इसलिए इतना पछड़ गया। जसपुर में उमादत्त रणमंचन रामलीला कमेटी द्वारा जटवारा मंच पर प्रोग्राम में निपेंद्र डांस एकेडमी के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें 10 वर्षीय बच्चे स्पर्श कुमार ने गिटार में जय गणेश आरती धुन के साथ कौन कहता है कि भगवान आते नहीं गीत गाकर रामलीला परिसर में बैठी जनता का मन मोह लिया। नन्हे बच्चे की कलाकारी पर लोगों ने तालियों से अभिवादन किया और तो वहीं रामलीला कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ गर्ग ने पुष्पमाला और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत कर लंबी उम्र की कामनाओं के साथ कार्यक्रम में आए सभी बच्चों को भी सम्मानित किया। साथ ही बच्चों के अभिभावकों का भी धन्यवाद करते हुए जसपुर क्षेत्र की प्रतिभाओं की सराहना की। तो रणमंचन रामलीला कमेटी का कार्यक्रम, उसमें 10 वर्षीय बच्चे ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। डांस एकेडमी के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा को दिखाया, तो साथ ही वहां मौजूद लोगों ने बच्चों का तालियां बजाकर अभिवादन किया। जसपुर से खबर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।